हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग वॉल्यूम 1 बीएससी नर्सिंग 5th सेमेस्टर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 8। अगर मैं बात करूँ यूनिट 8 की, तो यूनिट 8 आपके इंट्रोडक्शन टू एपिडेमियोलॉजी, जिसमें आपके आता है एपिडेमियोलॉजी, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी, डिजीज़, एम्स, यूजेस, एपिडेमियोलॉजिकल मॉडल्स, आपके डिजीज़ का ट्रांसमिशन, फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन, चेन और एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच। एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए। पार्ट 1 वीडियो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने सेवरल चीज़ों को डिस्कस करा था। ये पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग जो भी आपके रेस्ट ओवर टॉपिक डिस्कस करेंगे जो आपके रह गए थे इस यूनिट से रिगार्डिंग। सबसे पहले हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोचेस। सो एपिडेमियोलॉजी अब आपको क्लियर हो गई, एपिडेमिक आपको क्लियर हो गई, तो अप्रोचेस क्या है? अप्रोचेस वो मेथड्स है जो हम लोग यूज़ करते हैं जिससे हम लोग स्टडी कर पाते हैं डिजीज़ से और उनके इम्पैक्ट और इफ़ेक्ट के पे और उनके कॉजेज़ पे, जिससे हम लोग एक पैटर्न जान पाते हैं कि कैसे पॉल्यूशन पे वो अफेक्ट कर रहा है पॉपुलेशन पे और कैसे उसको हमें प्रिवेंट करना है। तो अप्रोचेस है, तो अप्रोचेस वो मेथड है और वो मेथड से जिससे आप स्टडी कर पा रहे हो डिजीज़ को, उसके कॉजेज़, उसके पैटर्न के प्रिवेंशन कर पा रहे हो पॉल्यूशन पे, उसी को हम लोग कहते हैं एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोचेस। तो जो स्टडी करता है एपिडेमियोलॉजी को, उसको हम लोग कहते हैं एपिडेमियोलॉजिस्ट। वो डिजीज़ के बारे में पढ़ते हैं, वेरियस एक्सपोजर फैक्टर्स, कंडीशंस के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें वो हर एक चीज़ को बताते हैं कैसे आइडेंटिफाई करके फैक्टर्स को, जिससे हर एक चीज़ क्लियर हो पाती है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, जो एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ होती हैं ये आपकी दो बेसिस पे होती हैं। एक आपका होता है ऑब्जर्वेशन, एक होता है आपका एक्सपेरिमेंटल। ऑब्जर्वेशन में आप ऑब्जर्व करोगे, एक्सपेरिमेंटल में आप 2 से 3 चीज़ों को करके तब आपको पता करेगा। इसमें आपके अल्टरनेटिव नाम्स भी यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि इसको अगर आपको पढ़ना है तो सबसे सिंपल ईजीएस्ट मेथड होता है टेबल से पढ़ना। इस टेबल से आपको हर एक चीज़ एकदम क्लियर हो जाएगी। जैसे कि टाइप्स ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी आएगा तो आप इसमें 2 टाइप्स में डिवाइड करेंगे। पहला आपका आता है ऑब्जर्वेशन स्टडी, दूसरा आपका आता है एक्सपेरिमेंटल स्टडी। अगर मैं बात करूँ ऑब्जर्वेशन स्टडी में, तो इसमें आपका आता है डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल, इकोलॉजिकल, क्रॉस सेक्शनल, केस कंट्रोल, कोहार्ट। सो ये आपके 6 ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ में आते हैं, जिसमें आप क्या करते हो, ऑब्जर्व करते हो कितने सिलेक्शन वर्क पे, कैसे उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, क्या फिजिकल है, क्या एस्पेक्ट्स हैं, क्या बिहेवियर है, क्या डेटा आपको मिल रहा है ओवर टाइम पे, वो सारी चीज़ आप ऑब्जर्व करते हो। कुछ इनके अल्टरनेटिव नाम भी हैं, जैसे कि इकोलॉजिकल का अल्टरनेटिव नाम है कोरिलेशनल, क्रॉस सेक्शनल का प्रीवेलेंस है, केस कंट्रोल का केस रेफरेंस है, कोहार्ट का फॉलोअप है। अब ये सारी चीज़ें होती क्या हैं? अब बुक में तो बहुत थोड़ा अलग करके दे रखा है, लेकिन मेन जो पॉइंट है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव का सिंपल सा मीनिंग है डिटेल। जब आप डिटेल स्टडी या डिटेल रिसर्च करते हो उसको हम लोग कहते हैं डिस्क्रिप्टिव। फिर आता है एनालिटिकल, इसमें आप एनालाइज करते हो। फिर आता है इकोलॉजिकल। इकोलॉजिकल में आप एसोसिएशन में एक्सप्लेन करते हो आसपास चीज़ों से। फिर आता है आपका क्रॉस सेक्शनल। क्रॉस सेक्शनल में आप करते हो पुराने केसेस पे, और वो भी एक एक पर्सन पे, इंडिविजुअल रहता है, ऐसा ग्रुपिज्म में नहीं रहता है। इकोलॉजिकल आपका ग्रुप पे रहता है, जैसे पॉपुलेशन पे। फिर आता है केस कंट्रोल। केस कंट्रोल का दूसरा नाम है केस रेफरेंस। जैसे कि मान लीजिए एक पर्सन को टाइफाइड हुआ, तो आप उसको ऑब्जर्व कर करके स्टडी करो, जिससे आप बाकी को रेफ़र करके इसको प्रेफरेंस दे रहे हो, पढ़ रहे हो, और वो भी किसी एक पे। फिर होता है कोहार्ट, जिसको फॉलो भी कहते हैं। इसमें शॉर्ट टाइम के लिए यूज़ करते हैं, और सबसे बड़ी बात ये होता है कि इसमें जो भी इन्वेस्टिगेशन होते हैं वो आपके कंट्रोल करते हैं ग्रुप को और एक सीक्वेंस बनाते हैं रिपोर्ट का। फिर आपका सेकंड आता है दैट इज़ एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़। एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ की इसमें बात करी जाए तो इसमें हम लोग कुछ ऐसे टेक्निक्स, ऐसे वर्क, ऐसे मेथड्स करते हैं जिससे हमें हर एक चीज़ें क्लियर होती है, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या ट्रेंड्स हैं, क्या चीज़ आपके डीमेरिट्स पे हैं, और साथ में हर इसमें स्कोप और इन्वेस्टिगेट करते रहते हैं। जैसे कि रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, जिसको हम लोग कहते हैं क्लिनिकल ट्रायल।
अगर मैं नॉर्मली बात करूँ, इसके दूसरे नाम आपको इसलिए पता होना चाहिए, कभी ऑप्शन में मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाता है उसमें आपको कन्फ्यूजन हो, या फिर थ्योरी भी है तो आप एक लाइन लिख सकते हो, ऑल्सो नोन एज, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके क्लिनिकल ट्रायल्स इसलिए होते हैं। अब पहली चीज़ समझना होगा ट्रायल्स क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि हम लोग कहीं अपने एरिया में नहीं, अपने कहीं बाहर जाके रिसर्च और स्टडीज़ कर रहे हैं। क्लिनिकल मतलब कि हॉस्पिटल्स, ये भी इंडिविजुअल पे, मतलब कि आप इंडिविजुअल पर्सन को हॉस्पिटल में जाके आप वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके उनके डायग्नोस करने में हेल्प करेगा। फिर आते हैं क्लस्टर रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स, ये आपका ग्रुप में होता है। क्लस्टर मतलब ग्रुप में होता है, जैसे कि आप किसी पॉपुलेशन गिवन एरियाज पे कर रहे हो। फिर होता है फील्ड ट्रायल्स। फील्ड ट्रायल्स का भी मतलब होता है आप पर्टिकुलर जगह पे जाके करो, जैसे कि आप अयोध्या जाके कर रहे हो या बिहार जाके कर रहे हो, इस टाइप में। फिर होता है कम्युनिटी ट्रायल्स, जो कि आप करते हो कम्युनिटी जगह पे, जैसे कि कोई भी कम्युनिटी हेल्दी प्रोग्राम है, या फिर कोई आपको प्रोग्राम के साथ में आपको कोई स्टेटस करना है, या कोई साइट वर्क करना है, या फिर कोई आपको ट्रीटमेंट केसेस या सीक्वेंस करना है उस रिगार्डिंग। तो ये आपके हैं ऑब्जर्वेशनल और एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़, जो कि आपके एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोचेस में आते हैं। एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट इसी के बाद आपका आता है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल मेजर्स। अगर मैं बात करूँ प्रिंसिपल्स कंट्रोल मेजर्स की, तो इसमें हम लोग जो ट्रांसमिशन होता है डिजीज़ का, वो 3 फैक्टर पे आपका डिपेंड होता है, और उसी के आगे के हम लोग प्रिंसिपल्स देखेंगे कैसे हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले रिजर्वॉयर, जहाँ पे आपका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन रहता है, फिर किस हिसाब से वो ट्रांसमिट हो रहा है, मतलब कि उसने मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या चुना है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। फिर होता है सस्पेक्टेबल होस्ट, जिसको रिस्क है कि इसको चांसेस है कि डिजीज़ हो सकता है। सो ये है आपके 3 वो मेन फैक्टर जिस पे डिजीज़ आपके टिकी हुई है। अब इसको कैसे आपको कंट्रोल करना है, तो सबसे पहले अगर आप जल्द से जल्द डायग्नोस कर लोगे, उतनी जल्दी आप उसका ट्रीटमेंट कर लोगे। फिर आता है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन का सिंपल सा मीनिंग है जिसमें आपके कोई भी कॉमन डिजीज़ है उनके सिम्टम्स इस तरीके से स्प्रेड कर दो कि वैसे ही हो, तो सबको अपने आप पता चल जाए कि ये है, जिससे अवेयरनेस होती है। फिर होता है एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, जिसमें आप किसी भी चीज़ को, इन्फेक्शन को रिकॉग्नाइज करने के लिए आप क्या करते हो, कुछ टेस्ट वेस्ट कराते हो, जिससे कि ये पता चल जाए कि डिजीज़ का क्या है, और साथ में वो एपिडेमिक होने से पहले आप उसको कंट्रोल कर लो। आइसोलेशन, आइसोलेशन शब्द आपने बहुत ही ज़्यादा सुना होगा, किसमें, कोविड-19 में। आइसोलेशन मेथड बहुत ही ईजिली यूज़ किया जाता है और बहुत ही हेल्पफुल होता है, जिससे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं स्प्रेडिंग डिजीज़ को। फिर आता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि जो भी इन्फेक्शियस एजेंट है उनको डायरेक्ट किल करो, जिससे हम अपने आप को सेव कर सकते हो। फिर आता है ब्लॉकिंग द रूट ऑफ ट्रांसमिशन, जैसे कि आपको पता है कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन डायरेक्ट होता है और इनडायरेक्ट होता है। जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जितने भी पॉइंट्स हैं आप उन पे ब्लॉक कर दो, जिससे आपका ट्रांसमिशन रुक जाए। फिर आता है प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू द सस्पेक्टेबल होस्ट। होस्ट को होने के चांसेस है, तो उनको ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करो जिससे कि उनको हम लोग प्रोटेक्ट कर सकें, जैसे कि एक्टिव इम्यूनाइजेशन, जिससे उनकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाए। फिर आपका आता है पैसिव इम्यूनाइजेशन, जिससे कि क्या होता है, ये इंड्यूस करता है एजेंट को आपकी बॉडीज़ में, और ये आपके वर्क करता है, ये वेरीज भी करता रहता है। फिर होता है हीमोप्रोफाइलेक्सिस, इसका मतलब क्या होता है, आप ड्रग प्रोवाइड करो जो प्रोटेक्शन करे, प्रिवेंट करे इन्फेक्शियस डिजीज़ से। फिर आपका आता है नोटिफिकेशन एंड लेजिस्लेशन, इसमें क्या होता है, ये प्रोसेस होता है, जो भी रिपोर्ट है इलनेस का आप अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ को करते हो, इसमें लॉज होता है, उस हिसाब से करना होता है। जैसे कि अगर आपको फूड पॉइजनिंग या कुछ उसकी वजह से हुआ है, तो आपका फूड एक्ट पे जाके कर सकते हो, जो कि 1998 पे होता है। अगर कोई भी आपको कम्युनिकेबल डिजीज़ है तो कम्युनिकेबल डिजीज़ एक्ट पे कर सकते हो। फिर आता है सर्वेलेंसेस। सर्वेलेंसेस का मतलब होता है अक्रेंस, और आपके सर्वेलेंसेस एक कंटिन्यूस मेथड कलेक्शन होता है, जिससे आप किसको कलेक्ट करोगे, हेल्थ के डेटा को सबसे पहले पता लगाना, रखना, करना, ये सारी चीज़ें। फिर इसी के बाद में आपका आता है लेवल ऑफ प्रिवेंशन। तो लेवल ऑफ प्रिवेंशन डिजीज़ में 4 तरीके से होता है आपकी कम्युनिटी में। बाकी सब्जेक्ट में आपके 3 आते हैं, लेकिन कम्युनिटी में आपका 4 होता है। पहला आपका होता है प्राइमोर्डियल, आपको ध्यान देना है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका होता है प्राइमरी, फिर आपका होता है सेकेंडरी, फिर आपका होता है टर्शरी। इसको हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस करा था यूनिट 1 में।
अगर मैं बात करूँ प्राइमोडियल प्रिवेंशन क्या होता है, तो इसमें हम लोगों को पर्सन को प्रिवेंट करना होता है रिस्क फैक्टर से, और वो रिस्क फैक्टर अभी प्रेजेंट नहीं है। फिर होता है प्राइमरी प्रिवेंशन, मतलब कि ऑनसेट डिजीज़ अभी पर्सन में नहीं हो, उससे पहले उसको प्रिवेंट करें। जैसे कि उसको पहले से बता दे रहे हैं आप अपनी हेल्थ को कैसे प्रमोट कर सकते हो, आप इससे कैसे बच सकते हो, आप न्यूट्रिशन में कौन कौन से ले सकते हो, आप लाइफ स्टाइल बिहेवियर में क्या चेंज कर सकते हो, वो सारी चीज़ें प्राइमरी प्रिवेंशन में आएंगी। फिर आता है सेकेंडरी प्रिवेंशन, जिसमें डिजीज़ हो गई, अब डिजीज़ को रोकना है कि ज़्यादा स्प्रेड ना हो, तो अर्ली डायग्नोसिस ट्रीटमेंट इसमें आता है। फिर आता है टर्शरी प्रिवेंशन, इसमें हम लोग क्योर करते हैं, मतलब डिजीज़ बहुत हो चुकी है अब उसको क्योर करना है, इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन भी आपका बहुत टाइप्स का होता है, मेन आपके होते हैं 3, फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड वोकेशनल। सो ये आपके रिहैबिलिटेशन होते हैं जो यूज़ करते हो आप टर्शरी में। सो ये है लेवल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़। सो ये थी आपकी यूनिट इंट्रोडक्शन टू एपिडेमियोलॉजी। यूनिट आपकी कंप्लीट हो गई। इससे रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट हो सो प्लीज़ आप मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो चल गई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।